So today we will start discussing about the size of nucleus. देखो भाई न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है? न्यूक्लियस होते हैं, मीन्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। और जिस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स अधिक होंगे उसका साइज भी उतना बड़ा होना चाहिए, उसका साइज भी उतना बड़ा होना चाहिए। और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की संख्या को कौन बताता है? मास नंबर। मास नंबर गिव्स यू द सम टोटल ऑफ द प्रोटॉन्स एंड द न्यूट्रॉन्स। तो आप कह सकते हैं कि जो वॉल्यूम होगा न्यूक्लियस का वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? मास नंबर। वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस शुड बी प्रोपोर्शनल टू इट्स मास नंबर। ज्यादा मास नंबर, ज्यादा साइज न्यूक्लियस का मीन्स ज्यादा वॉल्यूम। कह सकते हैं कि वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू इट्स मास नंबर। सो न्यूक्लियस के अंदर जो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स हैं that is protons plus neutrons, that should be equals to A, that is the mass number. ठीक है? More number of nucleons means bigger will be the nucleus. ठीक है? So volume of nucleus is directly proportional to what? The mass number. ये होना चाहिए ना? वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, अगर हम ये मान लें कि न्यूक्लियस कंप्लीट स्फीयर है, तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 πr³। ठीक है, वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। सो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 4/3 πr³। That is directly proportional to A. That is the mass number. और इसको फर्दर सॉल्व करें तो हम कह सकते हैं r³ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 3/4 π। ठीक है, टेकिंग द क्यूब रूट और यू हैव r proportional to ये मेरा भी क्या चलो r directly proportional to 3/4 π a की पावर। देख सकते हैं ये क्या हो गया? कांस्टेंट। सो अब फर्दर से करें तो R इसको कह सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इक्वल का निशान लगा दो और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगा दो R0 a की पावर 1/3। R इक्वल्स टू R0 a की पावर 1/3 वेयर R0 इज सम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट और a क्या है? मास नंबर। और इसकी पावर कितना आ गया? 1/3। देखो ये हमने कैसे कह दिया? देखो ये पार्ट जो था ये कांस्टेंट था और ये कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी के निशान को हटा के आएगा, तो हमने कंबाइंड कांस्टेंट लिया, वो कितना ले लिया? R0। ठीक है, और R0 की एक वैल्यू भी है, दैट इज इक्वल टू 1.2 × 10⁻15 मीटर। लिख सकते हो वेयर R0 इज इक्वल टू
ठीक है, तो ये हमें एक रिलेशन मिल जाता है that radius of the nucleus is directly proportional to the cube root of its mass number. Okay, you have this relation from here. मीन्स जितना ज्यादा नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स उतना ज्यादा उसका ए और उतना बड़ा उसका रेडियस, यानी साइज जो है वो न्यूक्लियॉन्स की संख्या के हिसाब से वेरी कर रहा है। ठीक है, ये आपने यहां पर। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियर डेंसिटी की। देखो आपने ये तो देखा कि साइज तो वेरी कर रहा है न्यूक्लियॉन्स की संख्या के हिसाब से, लेकिन क्या न्यूक्लियर डेंसिटी सभी एटम्स के लिए सेम होती है? जितने भी न्यूक्लियस है डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए सबकी न्यूक्लियर डेंसिटी सेम है या वो डिफरेंट है? इस चीज को और एक बार करना है। ठीक है, सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट न्यूक्लियर डेंसिटी। न्यूक्लियर डेंसिटी जैसे हम जानते हैं कि डेंसिटी होता क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास किसका? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का मास कैसे पता चलेगा? अगर हम ये मान लें कि न्यूक्लियस के अंदर तो न्यूक्लियॉन्स होते हैं, न्यूक्लियॉन्स में प्रोटॉन्स भी होते हैं और न्यूट्रॉन्स भी होते हैं। अगर हम ये मान लें कि सपोज करो एक एवरेज वैल्यू मास ऑफ न्यूक्लियॉन की, हर एक न्यूक्लियॉन की एवरेज वैल्यू को अगर हम m मान लें, एवरेज मास ऑफ न्यूक्लियॉन, ठीक है, तो टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस कितना हो जाएगा? m into a is the मास नंबर, क्योंकि नंबर ऑफ न्यूक्लियस कितने होंगे? मास नंबर के बराबर। एक न्यूक्लियन का मास हमने कितना मान लिया? m मान लिया, तो वहां से हमको क्या मिल जाएगा? टोटल मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, अच्छा, व्हाट अबाउट द डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस? ओ सॉरी, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस 4/3 पाई r क्यूब, आपने भी लिखा। ठीक है, तो यहां से सिंपलीफाई करके हमको एक रिलेशन मिलेगा अबाउट द डेंसिटी। वो रिलेशन क्या है जरा देखिए। देखिए, मास, लेट मास या एवरेज मास ऑफ अ न्यूक्लियॉन डी। मान लेते हैं एवरेज मास न्यूक्लियॉन का कितना है? m। देयरफॉर टोटल मास of all nucleons is equals to m into a। एक न्यूक्लियन का मास m मान लिया, a न्यूक्लियन है तो m a क्या हो गया? टोटल मास ऑफ न्यूक्लियन। ठीक है, ऑल्सो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस is equals to 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, तो अब डेंसिटी का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो यहां से डेंसिटी कितनी मिल जाएगी? m a ओवर ये मिल जाएगा 4/3 पाई r क्यूब। और देखिए r को हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। r कितना होता है? r0 =
पावर 1/3। इसको कोई नंबर दे देना, इट इज क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, अब पहले इक्वेशन से r की वैल्यू उठाओ और इसमें लगा दो। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ r फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, देखो क्या मिल जाएगा। तो आपको मिल जाएगा रो इज इक्वल टू MA ओवर 4/3 पाई r की जगह r0 a की पावर 1/3 और इसका होल क्यूब। r की जगह r0 a की पावर 1/3 आपने लगा, जो आपने अभी प्रूव किया। ठीक है, अब फर्दर क्या करें, और रो इक्वल्स MA ओवर इसको 4 पाई 3 को चाहो तो ऊपर ले जाओ। ठीक है, और ये r0 का क्यूब और a की पावर 1, a रह गया, ये दोनों कट गए। a ऊपर भी है और a नीचे भी आ गया, दोनों को काट दीजिए तो आपको मिल जाता है 3m ओवर 4 पाई r0 क्यूब। अगर आप इस रिलेशन को ध्यान से देखें तो m क्या है, व्हाट इज m? मास ऑफ, एवरेज मास ऑफ अ न्यूक्लियन। 4 पाई कांस्टेंट होता ही है, r0 कांस्टेंट होता है, आपने अभी देखा। तो ये जितना भी पार्ट है इस सबका सब कांस्टेंट है, तो आप कह सकते हैं डेंसिटी क्या आ गई, कांस्टेंट। और जो न्यूक्लियर डेंसिटी होती है, न्यूक्लियस जो काफी हेवी कंसीडर किया गया है, इसका जो डेंसिटी है दैट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ अबाउट 2.17। ठीक है, तो 2.317 kg पर मीटर इस ऑर्डर की डेंसिटी करीब करीब न्यूक्लियस की होती है। और जितने भी न्यूक्लियस हैं, चाहे वो गोल्ड का हो, चाहे यूरेनियम का हो, चाहे हाइड्रोजन का हो, सबकी न्यूक्लियर डेंसिटी एक सी इसलिए है क्योंकि जो छोटा न्यूक्लियस है उसके अंदर न्यूक्लियस की संख्या कम है, जो बड़ा न्यूक्लियस है उसके अंदर न्यूक्लियस की संख्या ज्यादा। उसी के अकॉर्डिंगली जो न्यूक्लियर डेंसिटीज हैं वो वेरी करती है।